होगा इस सेशन में आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू से पहले आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को, और इसके साथ साथ में इंटरव्यू जो है वो कैसे देना चाहिए, और इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इवन डूक्याट के पोर्टल पे भी आपका नाम वगैरह सबको सेट करा जाएगा, तो फॉर्म वॉर्म कुछ हो सकता है भरवाए। ठीक है, तो ये सारा आपका आज का जो सेशन है वो 12 PM में है। ओके, तो कोशिश ये करो कि ऑफलाइन में ले लो तो अच्छा रहेगा। अगर ऑफलाइन में नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट्स तो मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन का लिंक शेयर कर। ओके, तो आज आपका सेशन रहेगा 12 बजे। आप लोगों को मैंने कल ग्रुप पे लिंक मैसेज शेयर कर दिया था इसीलिए। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हमने लास्ट क्लास में इंटरफेसेस तक कंप्लीट कर लिया था, और इंटरफेसेस तक क्लियर है सबको टॉपिक? किसी का कोई डाउट है इसमें? ओके, आज हम यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन में एक और ऑप्शन करने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन काम क्या करता है पहले तो इसको समझते हैं, एंड फिर इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक और पैकेज ले लेते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, एग्रीगेशन। अब आते हैं यहाँ पर, और हमें क्या करना है, एग्रीगेशन का जो टॉपिक है एक बार इसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो देखो एग्रीगेशन एक्चुअली क्या होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है व्हेन अ क्लास हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास एज इंस्टेंस वेरिएबल्स, देन दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि नॉर्मली क्लासेस जो होती हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, राइट? अब जैसे हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा टाइप्स में हम काम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। मतलब हमें अगर एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप का यूज करते हैं, है ना? ऐसे ही अगर मान लो मैं एक कस्टम क्लास, मतलब एक क्लास क्रिएट करती हूँ अपने यूजर्स को गाइड करने के लिए, लेट सपोज तुम्हें एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि इसकी हेल्प से आपको वो सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे जो जो कि इस क्लास के लिए जरूरी है। लेकिन अगर मान लो हम एक एम्प्लॉय फॉर्म बना रहे हैं या एक एम्प्लॉय का डिटेल फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें फील्ड्स तो बहुत सारी हो जाएंगी, जैसे एड्रेस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, और सैलरी जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय में तो रहेगी नहीं, वो तो अकाउंट डिपार्टमेंट में भी जाएगी, है ना? तो अगर मान लो आपसे कोई सैलरी डिटेल्स मांगे और आप एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स उसको दे दोगे, बाकी की भी नहीं ना। तो चीजों को क्या करना है, इंडिविजुअल भी रखना है और साथ में भी रखना है। मतलब अगर आप लोग इनहेरिटेंस यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये काम हम इनहेरिटेंस से भी कर रहे थे, जिसमें क्या रिलेशनशिप होती थी, इज अ रिलेशनशिप होती थी। इज अ रिलेशनशिप होता है जहां पर आप कहते हो कि वन क्लास इज द चाइल्ड ऑफ अनदर क्लास। ओके, लेकिन जब हम एग्रीगेशन कहते हैं ना, तो एग्रीगेशन में हैज अ रिलेशनशिप होता है। हैज अ रिलेशनशिप का मतलब होता है वन क्लास हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। ओके, तो बेसिकली जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, एग्रीगेशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, और फिर सारा का सारा काम हम ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लास बना दी एम्प्लॉय, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग आईडी ले लिया, स्ट्रिंग नेम ले लिया, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना दिया, सैलरी का ऑब्जेक्ट बना दिया, और अटेंडेंस का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसका मतलब ये कस्टम टाइप्स है हमारे, जिसके मैंने क्या बना दिए, वेरिएबल्स बना दिए। ये भी तो वेरिएबल्स ही है एक तरह के, राइट? तो अब हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स आ गए। इसका मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं मेमोरी में एक क्लास है एड्रेस नाम की, जिसमें मैंने एड्रेस की सारी फील्ड्स बना रखी। ऐसे ही मेरे पास एक क्लास है सैलरी नाम की, तो मैंने सैलरी नाम की फील्ड बनाई। ओके, तो सैलरी की जितनी भी फील्ड्स हैं, सैलरी का जितना भी काम है वो सैलरी वाली क्लास में ही होगा, बस हम क्या कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप बना के यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज नोन एज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन भी क्या काम करती है, बिल्कुल इनहेरिटेंस जैसा ही काम करती है, लेकिन यहाँ पे तो हम मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को ले पा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे भी हमें बेनिफिट ही मिलेगा। तो कभी कभार हम इस टाइप से भी अपने प्रोग्रामिंग करने वाले हैं फ्यूचर में। हाँ जी, इंटरफेस के थ्रू तो फंक्शंस आ रहे थे, ऑब्जेक्ट्स तो नहीं आ रहे थे, राइट? तो
ये ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रहा है, ये दीज आर ओनली ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मान लो हम इसी चीज को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सो एग्रीगेशन में आते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, एक क्लास बना देते हैं। तो क्लास का नाम हम यहाँ पर ले लेते हैं एम्प्लॉय। अब अगर मान लो मुझे एक एम्प्लॉय की डिटेल्स लेना है, तो कभी भी हम सारी चीजें एक ही जगह नहीं रखते, अलग अलग रखते हैं। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग आईडी भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम भी ले सकते हैं, और नेम के साथ साथ यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, चल रहे हम यहाँ पे ले लेते हैं सैलरी। तो सैलरी का ऑब्जेक्ट भी आ गया, और इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए था, मुझे एड्रेस भी चाहिए, तो एड्रेस भी आ गया। ठीक है, बनाएंगे, रुक जाओ 2 मिनट सबर कर। ठीक है, पहले इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्लास के लिए ऑल्ट शिफ्ट एस करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सॉरी बीन क्लास बनाना सिखाया था, है ना? तो बीन क्लास में हम क्या करते थे, गेटर सेटर्स बनाते थे। तो यहाँ पर भी हम गेटर सेटर्स बना देते हैं सबके। हम आपको देख के हैरानी हो रही है यार, ऑब्जेक्ट का भी गेटर सेटर बन रहा है और सबका गेटर सेटर बन रहा है, लेकिन फायदा देगा ये हमारे को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरेट करा देते हैं टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, तो इस वे में ये भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एक तरह से क्या हुआ, सारी वैल्यूज आ गई। अच्छा देखो, टू स्ट्रिंग जो आया ना, वो बिना सैलरी और एड्रेस के आया ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है यार। 2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है, फिर बाद में लगाएंगे इसको। अभी हम यहाँ आते हैं टॉप में। अब सैलरी क्लास नहीं है ना, तो सैलरी क्लास हम क्या करते हैं, इसी को बोल देते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं क्रिएट क्लास सैलरी। तो ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, यस कर दो हैं, सैलरी क्लास आ गई। ओके, अब सैलरी क्लास आ गई, तो सैलरी क्लास में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर फ्लोट में बेसिक सैलरी, फिर डीए ले लेते हैं, टीए ले लेते हैं, एचआरए ले लेते हैं, पीएफ ले लेते हैं, टोटल सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे आ जाए। ओके, तो अब ना मुझे यहाँ पर सैलरी क्लास में तो एक ही वैल्यू चाहिए, बेसिक सैलरी, क्योंकि उसके बेस पे बाकी सब चीजें क्या होंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट एस जब करेंगे जनरेट गेटर सेटर्स, तो हम सिर्फ बेसिक सैलरी का गेटर सेटर ले लेते हैं। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज हैं उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट शिफ्ट एस करके जनरेट करवा लेती हूँ टू स्ट्रिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी सैलरी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सैलरी डिटेल्स, और इसको स्लैश में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको बस क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि ये बेसिक सैलरी है, ये डीए आ जाएगा, ये टीए आ जाएगा, और यहाँ पर एचआरए, यहाँ पे पीएफ, और यहाँ पर टोटल सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई, सैलरी क्लास बन गई। अब सैलरी क्लास में जहां पे बेसिक सैलरी को सेट करा रहे हो, यहीं पे क्या करोगे, यहाँ पर आप डीए को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डीए की वैल्यू आ गई, मान लो 0.04, एफ मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं, बेसिक सैलरी। भाई जितनी बेसिक सैलरी आई है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके क्या करते हैं, ऐसे ही टीए कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हम क्या लेंगे, 0.6% ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसमें एचआरए ले लेते हैं, एचआरए ले लेते हैं 14%। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पीएफ ले लेते हैं, तो पीएफ ले लेते हैं 18%। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर टोटल सैलरी ले लेते हैं, तो टोटल सैलरी को क्या ले लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस पीएफ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी सेट हो जाएगी एक वैल्यू से। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो सेटर है वो सबकी वैल्यू सेट करवा देगा। जब आपके पास सारी वैल्यू आ जाती है, तो अब आते हैं वापस एम्प्लॉय क्लास में। अब हमारे को ऐसे ही एड्रेस क्लास भी बनानी है, तो क्रिएट क्लास एड्रेस कर देते हैं। तो एड्रेस क्लास आ गई,
अब एड्रेस क्लास के अंदर काम क्या करना है, हमें यहाँ पर चीजें चाहिए थी, जैसे कि हाउस नंबर चाहिए था, लोकेलिटी चाहिए थी, सिटी, स्टेट और साथ में पिन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सभी के गेटर सेटर तो ले ही लेते हैं, तो गेटर सेटर्स पे आ जाओ, सिलेक्ट ऑल कर दो और जनरेट करा दो। सेम वे में और शिफ्ट एस करते हैं, जनरेट करते हैं टू स्ट्रिंग, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर आ जाते हैं वापस एम्प्लॉय क्लास में। एम्प्लॉय क्लास में आके यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब लेते हैं इसका टू स्ट्रिंग, तो जनरेट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। तो अब देखो इससे सारे वेरिएबल उठा लिए, और इसके बाद अब इसको जनरेट करेंगे तो ये सारी चीजें दिखा देगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बस क्या कर देते हैं, इसको सैलरी बना देते हैं और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं एड्रेस। ओके, बाकी अगर आपको स्लैशन लगाना हो तो स्लैशन भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम चलिए स्लैशन दे ही देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या कहता है, एक साथ में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ले आओ। ठीक है, तो एग्रीगेशन अगर हम यूज कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊंगी जिसका मैंने क्या रख दिया, कॉलर। कॉलर क्लास के अंदर आ जाते हैं, और कॉलर क्लास में हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन मैथड ले लेते हैं। मेन मैथड में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले तो स्कैनर ही चाहिए होगा। ओके, और स्कैनर लेने के बाद आपको काम क्या करना है, यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर एंटर करवाना है आईडी, तो मैं लिख देती हूँ emp डॉट सेट आईडी, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। सेम वे में अगर मुझे एंटर करवाना है नेम, तो हम लिख देंगे emp डॉट सेट नेम, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब अगर मुझे एड्रेस की वैल्यूज को इनपुट करवाना है, तो मुझे एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो यहाँ पर बन जाएगा, और इसके बाद आप इसके अंदर वैल्यूज दे सकते हो, जैसे कि आपने लिया एंटर हाउस नंबर, फिर यहाँ पर आप ले सकते हो ईएमपी कह रहे हो, क्या लेंगे, एड्रेस डॉट सेट हाउस नंबर, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। ऐसे ही यहां पर हम ले लेते हैं एंटर लोकेलिटी, फिर एड्रेस डॉट सेट लोकेलिटी ले लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आकर आपको एंटर करवाना है सिटी को, तो एड्रेस में सेट सिटी आ जाएगा, और यहां पर एंटर क्या कराएंगे, स्टेट कराएंगे, और यहां पर भी एससी डॉट नेक्स्ट कराएंगे। इसके बाद अगर आपको पिन वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, तो एड्रेस डॉट सेट पिन कर देंगे, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, तो जब आपकी एड्रेस की सारी वैल्यूज एड्रेस वेरिएबल में सेव हो गई, ऑब्जेक्ट में सेव हो गई, अब आप क्या करोगे, emp डॉट सेट एड्रेस, और इसको एड्रेस का ऑब्जेक्ट दे दोगे। तो इस वे में जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू थी वो एम्प्लॉय के पास भी चली जाएगी। ओके, ऐसे ही आप सैलरी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही आइटम लेनी है, एंटर बेसिक सैलरी, और जैसे ही बेसिक सैलरी आती है तो आप इसको क्या करोगे, सैल डॉट सेट बी सैलरी, एससी डॉट नेक्स्ट वीक। सारी वैल्यूज हो गई, क्योंकि बेसिक सैलरी से ही सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ना, अब ये देखो काम की चीज क्या है कि इतना तो हमने चलो काम कर दिया, अब एक ही ऑब्जेक्ट में तीन तीन ऑब्जेक्ट पड़े हुए,
एक तो एम्प्लॉय का खुद का, साथ में एड्रेस का, और फिर सैलरी का। ऐसे ही कल को और भी बनाएंगे तो वो भी एक ही ऑब्जेक्ट में कंटेन होकर आ गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट में हमने क्या करा, सारे ऑब्जेक्ट्स को एग्रीगेट कर दिया, एंड उनको हम एक साथ में फिर क्या कर पा रहे, यूज कर पा रहे, राइट। तो अगर मान लीजिए आप यहां पर आकर सैलरी को प्रिंट करा, सॉरी सैलरी कह रही हूँ, अगर मैं ईएमपी को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास सारी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अच्छा एक और चीज रह गई, हमने ईएमपी डॉट सेट सेल नहीं किया था, तो उसको भी सेट कर। तो अब आपके पास अगर ईएमपी प्रिंट होता है ना, तो एम्प्लॉय की हेल्प से सारा का सारा डेटा आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो हमारे पास सबसे पहले आईडी आ गया, नेम आ गया, हाउस नंबर आ गया, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, और इसके बाद ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, वैल्यूज डाल दी, तो सारी चीजें एक साथ में आ गई। तो इसने क्या किया, अपने आप ही सैलरी के उसको भी बुला लिया टू स्ट्रिंग को, और एड्रेस के टू स्ट्रिंग को भी बुला लिया, और इसकी जो खुद की वैल्यू थी वो तो आई रही थी। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स, मतलब 3-4 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ में एग्रीगेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जब भी हम स्प्रिंग में काम करेंगे, हाइबरनेट में काम करेंगे, मैक्सिमम टाइम्स हम इसी तरह से करते हैं, या तो इनहेरिटेंस लगाते हैं या एग्रीगेशन लगाते हैं। ओके, तो दोनों तरीके से काम करना आना चाहिए। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, काम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, एग्रीगेशन क्या होता है। ड्राई रन बता दूं, ड्राई रन में देखो ये होगा कि जब हम यहाँ आएंगे तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय की वैल्यू को सेट करने के लिए जब मैंने सेट आईडी फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर ये इनपुट लेगा, और इनपुट लेने के बाद ये सेट आईडी फंक्शन को कॉल करेगा, जो कहाँ पे बनाया था, एम्प्लॉय क्लास में। तो सेट आईडी फंक्शन कॉल होगा, आईडी की वैल्यू जो आएगी वो आईडी में सेट हो जाएगी। ऐसे ही जब नेम लेंगे तो नेम वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और फिर जब हम एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सो एड्रेस के सेटर मेथड्स कॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाउस नंबर इनपुट कराएंगे तो इसका सेट हाउस नंबर आ जाएगा, लोकेलिटी कराएंगे तो सेट लोकेलिटी आ जाएगा, सिटी कराएंगे तो सेट सिटी आएगा, स्टेट लेंगे तो सेट स्टेट आ जाएगा। तो इस वे में इसने क्या किया, सारे वेरिएबल्स को कॉल किया। सेम वे में जब आप सैलरी लोगे, तो सैलरी को हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, और सैलरी के ऑब्जेक्ट में जब हमने सेट बेसिक सैलरी को कॉल किया था, तो बेसिक सैलरी आ जाएगी, जिसकी वजह से सारा कुछ कैलकुलेट भी हो गया। अब जब सारी चीजें हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो यहां पर हमने एड्रेस बनाने के बाद एड्रेस किसको दे दिया, एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसे ही सैलरी बनाने के बाद सैलरी किसको दे दी, एम्प्लॉय को। एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों को बाइंड कर दिया, और बाइंड करने के बाद जब मैंने ईएमपी को प्रिंट करवाया, तो इसने क्या किया, अपने टू स्ट्रिंग को कॉल किया, और यहां आके इसने क्या किया, आईडी और नेम को तो दिखा दिया, जब सैलरी में सैल को दिया। अब सैल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम जब स्ट्रिंग में लेते हैं तो वो क्या करेगा, अपने टू स्ट्रिंग को कॉल करेगा, और वहां से सैलरी वाले ऑब्जेक्ट में जो टू स्ट्रिंग वाला वेरिएबल था, जो सैलरी की डिटेल्स को प्रिंट करवा रहा था, इसकी वैल्यू भी उठा के कहाँ पे अटैच कर देगा, यहाँ अटैच कर देगा। सेम चीज एड्रेस के साथ भी होगी, ठीक है, कि उसके टू स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे अटैच हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा कहाँ पर, यहाँ पर, और इसको प्रिंट कर देगा। ओके, इतना क्लियर है सभी को, कैसे काम कर रहे हैं। अब देखो इसी चीज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला प्रोग्राम तो ठीक है, इसको मैं सेव एज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि ये भी मिल जाएगा। और एक और चीज करते हैं, देखो हमने एरेज यूज किया था। अब मैंने क्या कहा था, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ सबके सब कंटिन्यूएशन में रहने वाले हैं। तो अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट का एरे बनाना हो कभी, तो वो भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ऑब्जेक्ट का एरे, वो भी देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पर कॉलर1 क्लास ले ली। अब अगर मुझे कल को क्या करना है, मुझे एक एम्प्लॉय का डेटा नहीं चाहिए, मुझे तो भाई बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, है ना। जैसे एक का लिया, ऐसे ही मुझे बाकियों का भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, पब्लिक। इसको रिटर्न क्या करवाएंगे, जैसे मैंने एंटिटी क्लासेस में करवाया था आपको, एम्प्लॉय को रिटर्न करा देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखाया, सेट एम्प्लॉय
रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, पहले तो सारी इंप्लॉय की डिटेल्स लेगा, सैलरी की लेगा, एड्रेस की लेगा, और फिर जब यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी तो इनको क्या कर देगा, रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, तो रिटर्न कर देगा ईएमपी को। तो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अब देखो 3 ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहे हैं, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भी जा रहा है, सैलरी का भी जाएगा और एड्रेस का भी जाएगा। तो फायदा ही है ना इसमें कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू मैं क्या करा रही हूँ, एक साथ में बाइंड करके शेयर कर पा रही हूँ। तो ये हमें इसका बेनिफिट रहेगा। अब यहां पर अगर मान लो मुझे मल्टीपल एम्प्लॉयज बनाने, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहां पर आकर ना एम्प्लॉय का क्या बना देते हैं, एक एरे बना देते हैं। जैसे एक वेरिएबल का एरे बनता है ना, ऐसे ही ऑब्जेक्ट का एरे भी बन जाता है सेम वे में। इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय कर दिया। अब मुझे अगर यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, चलिए मान लो 5 चाहिए, तो मैंने इसका साइज क्या रख दिया, 5। अब बस मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पर पहले तो अपनी ही क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अब देखो अगर मैं एरे में वैल्यू लेती थी पहले भी, तो एरे में मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम क्या करते थे, लूप चलाते थे। जैसे एरे में चलाते थे वैसे ही चलाएंगे। आई को 0 से स्टार्ट करेंगे, आई को लेस देन ई डॉट लेंथ करेंगे, और फिर आई को प्लस प्लस भी करेंगे। फिर यहां पर आकर हमें क्या करना है, यहां पर आकर मैं ई के आई इंडेक्स के ऊपर मुझे वैल्यू चाहिए। बेसिकली वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का आ रहा है तो ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है। और किसका ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है, एम्प्लॉय का। तो ऐसा करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर हम C1 डॉट क्रिएट या फिर सेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल करेंगे। वो क्या करेगा, एम्प्लॉय की सारी वैल्यूज को सेट कराएगा और वहां से एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। अब जो ऑब्जेक्ट फंक्शन से रिटर्न होगा वो आके कहां सेव हो जाएगा, इसमें सेव हो जाएगा। ओके, तो मतलब मेरे पास एक की जगह मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा आ जाएगा, राइट। तो मैं ना इसका नंबर जरा घटा रही हूँ, इतने इनपुट नहीं डालना चाहती मैं भी। नहीं तो बहुत सारी डिटेल्स है, 5 बार डालनी पड़ेगी, अभी मैं 2 कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो साइज के ऊपर क्या, कितना भी बढ़ा लो एरे का, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इसको मान लो हमने इसको रन किया, तो ये मेरे को कितने रिकॉर्ड्स बनाकर दे देगा, 5 रिकॉर्ड्स, सॉरी 2 रिकॉर्ड्स देगा। अब ये 2 रिकॉर्ड अगर मुझे प्रिंट भी कराने हैं, मतलब अगर आपको एक ऑब्जेक्ट पास भी करना है फंक्शन में, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आता है ना एज अ पैरामीटर, तो पहले क्या लिखते हो, जिसका ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास का नाम, फिर उसके बाद आपको जो भी नाम देना है वो दे दो। अगर एक एरे आ रहा है एज यूजुअल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेगा विदाउट एनी साइज। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है, तो अब क्या रहेगा, अब आपको यहाँ पर बस वही वो जो फॉर ईच लूप याद है वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सस आउट लगा देती हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर टॉप में एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फॉर ईच लूप लगाते हैं। अब फॉर ईच लूप में जिस टाइप की वैल्यू होती है उसी टाइप का डेटा टाइप आता है। अब मेरा डेटा टाइप का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ई लगा देते हैं या फिर एक्स लगा देते हैं और ई को यहाँ दे देते हैं। ठीक है, और बस करना ही क्या है, सिस आउट में आए एक्स को प्रिंट कराएंगे तो टूस्ट्रिंग को कॉल करेगा। और हाँ जी, एम्प्लॉय क्लास है, क्लास टाइप है। क्लास क्या होती है, कस्टम डाटा टाइप होती है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इन डेटा टाइप है, ऐसे ही ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सस आउट लिया, और इसे हम क्या कर देते हैं, लाइन दे देते हैं, लास्ट में आ जाएगी, थोड़ा गैप आ जाएगा 2 रिकॉर्ड्स के बीच में। ठीक है, तो इस वे में लूप चलता रहेगा और रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवाता जाएगा। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं कैसे करूंगी, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट का एरे पास भी करना है। तो C1 डॉट डिस्प्ले रिकॉर्ड्स में हम सिर्फ ई लिखेंगे विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब तरीका वही है जैसे एरे में करते थे, बस अब इंट की जगह एम्प्लॉय लग गया। हेलो, ठीक है, तो वही चीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम अब रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये
2 रिकॉर्ड्स के लिए चलेगा? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को इनपुट करा देते हैं। अब ये सेकंड पर्सन के लिए आ गया, 102 ले लेते हैं, रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। ऐसे ही अगर मैं 5 साइज करती तो 5 रिकॉर्ड्स भी ले लेता, 10 लूंगी तो 10 भी आ जाएगी। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करते रहे अपने आप साइज इंक्रीज होता रहे, एरे का डिस्प्ले होता रहे, एरे का साइज अपने आप ही रिकॉर्ड के हिसाब से मतलब और देना चाहें वो डायनामिक एरे में होता है, जिसके लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास बोला है ना वीकेंड में, कलेक्शन पढ़ाऊंगी, उसमें डायनामिक एरे पढ़ेंगे, तो उसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, इसका नहीं हो सकता। ठीक है, इसका साइज तो देखो, एरे का लिमिटेशन तो शुरू से ही रहा है, और क्या लिमिटेशन रहा है कि रन टाइम पे उसका साइज चेंज नहीं हो सकता है। और इसका साइज मतलब अगर मुझे ऐसा एरे चाहिए जिसका रन टाइम पे साइज चेंज हो जाए, तो उसके लिए फिर हम ये वाले एरे यूज नहीं करेंगे, फिर हम यूज करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, ये सब यूज करेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए अभी हम जो एग्रीगेशन समझ रहे हैं, तो एग्रीगेशन का बेनिफिट दिख रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज आ गई, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए, और अब हम यहाँ पे उन्हीं की हेल्प से मल्टीपल और भी क्या बना पा रहे हैं, एरे भी बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्रीगेशन। इतना क्लियर है सभी को कैसे काम कर रहे हैं? कोई डाउट इसमें? लिखना है, ड्रैग करूं ऊपर नीचे, ड्राई रन कर दूं? ओके, देखो ड्राई रन के अंदर सिंपल है, देखो एक एरे बना, जब मैंने एक एरे बनाया ना, तो ये किस टाइप का एक्चुअली देखो एरे बना रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाते हैं कभी भी, तो आपके पास एक एरे जो बन के आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, लेकिन अब ये जो एरे है ना, देखो अब जो ये एरे है, इस एरे के अंदर हर जगह पे, जैसे कि एक एम्प्लॉई था तो उसका आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी, सब कुछ आएगा, और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 0। ऐसे ही 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं एक ऑब्जेक्ट के, तो हम ऑब्जेक्ट को जब एक एरे के फॉर्म में बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट की सारी जो वैल्यूज है वो हर इंडेक्स पे आ जाती है इस तरह से। तो ये बनता है ऑब्जेक्ट का एरे। ओके, तो अब जब ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट का एरे बना रहे हैं 2 साइज का, फिर हमने यहाँ पे कॉलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, ये लूप चला दिया। अब इस लूप के अंदर जब हम फर्स्ट टाइम आएंगे, तो हमें यहाँ पर ई के 0 इंडेक्स के ऊपर क्या चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए हमने फंक्शन को कॉल किया। अब जब ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वही वाला फंक्शन है जो हमने भी पहले भी बनाया था, तो सबके सेटर मेथड कॉल करेगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएगा, सबके सेटर मेथड कॉल करेगा, एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाएगा, एड्रेस के सेटर कॉल होंगे, सैलरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर सैलरी के भी क्या बनाएगा, सेटर्स, और सारे ऑब्जेक्ट्स को किसमें सेट करा देगा, एम्प्लॉय, और फिर यहां से एम्प्लॉय को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। मतलब जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें सारी वैल्यू है, मतलब ये ईएमपी जो है अब ये भर चुका है, इसके अंदर सारी वैल्यू आ चुकी है, तो ये इस ईएमपी को रिटर्न कर रहा है कहां पर, यहाँ पर, और ये ईएमपी आकर यहाँ पे सेव हो जाएगा, तो E0 में ईएमपी की सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे 0 इंडेक्स पे एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेट हो गया, फिर जब ये दोबारा से आएगा, आई को इंक्रीमेंट करके आएगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1, फिर दोबारा से फंक्शन कॉल करेगा, सेम वे में पूरा का पूरा एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनेगा, और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आएगा वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, 1 पे। अब जितनी बार ये लूप चलेगा ना, उतनी बार हर बार एक नया क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो एरे के अगले इंडेक्स पे सेव होता जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट जब ये लूप खत्म होगा, तो हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, और हमने
क्या किया, पूरा का पूरा एरे पास कर दिया। तो जब हमने एरे पास किया तो इस एरे में 2 3 4 10 कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, राइट। तो वो यहाँ पर आकर क्या करेगा, एम्प्लॉय में एक्स में जब हम ई कर रहे हैं तो ई का मतलब एरे का जो पहला रिकॉर्ड है ना 0 इंडेक्स का, उसको बाय डिफॉल्ट एक्स में सेव कर देगा और फिर उसी को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। फिर जब दोबारा आएंगे तो सेकंड रिकॉर्ड को एक्स में सेव करेगा, फिर हम उसको प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस चलाता रहता है। क्लियर है यहाँ तक सबको कि एग्रीगेशन काम कैसे कर रहा है? ठीक है, तो इस वे में जावा क्या यूज करती है, एग्रीगेशन यूज करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? नो? इसके साथ साथ एग्रीगेशन खत्म भी हो गया क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमने कि कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के एरे भी बनाने देख लिए कि ऑब्जेक्ट्स के भी एरे बन जाते हैं और यूज भी हो जाते हैं। और इसका फायदा बहुत है ना, देखो अगर लेट सपोज तुम्हारे पास 10 एम्प्लॉयज का डेटा आ रहा है तो तुम पहले 10 एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करा लो, फिर उस ऑब्जेक्ट को उठाकर आप कहाँ पास कर दो, जिस भी क्लास में पास करना है कर दो, और वहां पे जाके चाहे डेटाबेस में सेव कराओ सारे रिकॉर्ड्स, या फिर आपको किसी परमानेंट फाइल में कराना है तो वो भी करा सकते हो। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला टॉपिक भी है, परमानेंट लोकेशन से, और वो क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। नोट डाउन तो नहीं करना या बाद में कर लेंगे? ठीक है, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, मेरे को लग रहा है ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, पहले इसको समझ के प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमें जावा की इनबिल्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी कि कौन कौन सी क्लासेस हैं इनपुट करवाने के लिए और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको जो टॉपिक मुझे कराना है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स का, इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले तो इसके बेसिक्स को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट और आउटपुट की, तो क्या होता है इनपुट और आउटपुट? जब अपने कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करते हैं। मतलब जब भी हम कुछ टाइप करके या फिर कहीं से भी हम कुछ रिसीव करते हैं अपने सिस्टम में, दैट्स कॉल्ड इनपुट। या अगर मैं जावा प्रोग्राम की बात करूं तो जावा प्रोग्राम में अगर कोई भी वैल्यू किसी भी रिसोर्स से आ रही है, दैट्स कॉल्ड इनपुट। और अगर कोई वैल्यू जा रही है, दैट्स कॉल्ड एन आउटपुट। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें तो स्ट्रीम क्या होती है? देखो, बेसिकली स्ट्रीम का एक जो बेसिक नेम होता है, मीनिंग होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा या कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, राइट। तो स्ट्रीम मतलब होता है जहां से कोई भी चीज कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होकर जा रही है, राइट। तो स्ट्रीम में अगर हम लेके आते हैं इनपुट स्ट्रीम, तो इनपुट स्ट्रीम क्या होगी, ये एक ऐसा चैनल हो गया जिसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, डेटा इनकमिंग मिल रहा है। ठीक है, और आउटपुट स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि जब हम डाटा को आउटगोइंग भेज रहे हैं तो वो हो गया आउटपुट स्ट्रीम। तो मतलब एक मीडियम होता है जिससे कि डेटा ट्रांसफर होता है, इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी, दोनों चीजें। तो जिससे इनकमिंग होता है वो इनपुट स्ट्रीम बन गया, और जिससे आउटगोइंग होता है वो क्या बन गया, आउटपुट स्ट्रीम। अगर हम यहाँ पर इसी प्रोसेस को और फर्दर कंप्लीट करके समझते हैं, तो देखो जावा में इनपुट स्ट्रीम्स की आउटपुट स्ट्रीम की जरूरत क्या पड़ी। So Java uses the concept of stream to make input-output operations fast. The Java.io package, तो इसका पैकेज भी है Java.io, which we are going to use now. So Java.io package contains all the classes required for input and output operations. Java input-output is used to process the input and produce the output. Java uses the concept of streams to make input-output operations fast. तो अगर आपको इनपुट स्ट्रीम्स का यूज करना है तो इनपुट स्ट्रीम डाटा को रीड करने का काम करेगा और आउटपुट स्ट्रीम डाटा को राइट करने का काम करेगा। ओके, तो दो तरह के फंक्शन आएंगे। ज्यादातर आपको इनपुट स्ट्रीम की जितनी क्लासेस मिलेंगी सब में रीड फंक्शन मिलेगा, और आउटपुट स्ट्रीम की जितनी क्लासेस मिलेंगी उनमें राइट फंक्शन मिलेगा। ओके, तो इस तरह के हम इनको यूज करेंगे। अब अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है। नॉर्मली अभी तक हमने स्कैनर से इनपुट लेना सीखा था, है ना, लेकिन आपको हैरानी होगी कि आप यहाँ पर इनपुट कैसे ले सकते हो। एक क्लास भी आती है इनपुट स्ट्रीम रीडर, लेकिन एक्चुअली क्या है यहाँ पर ना, वो वाला हाल नहीं है स्कैनर वाला कि हर डेटा टाइप का अपना फंक्शन है। ये क्या कर सकता है, ये एट अ टाइम एक क्या ले सकता है, एक इनपुट ले सकता है, मतलब एक कैरेक्टर जैसे हम रीड कर रहे हैं, लेकिन उसको भी किसमें रीड करता है, इंट में या बाइट में या कैर में। ओके, और अगर आपको वैल्यूज इकट्ठी लेनी है तो आपको लूप लगा कर लेनी पड़ेगी, इसलिए हम ये पहले नहीं पढ़ाते, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट सीख लो फिर यूज करो।
तो यहाँ पर अगर मुझे इनपुट लेना है यूजर से, अगर आपको कोई कहे कि बिना स्कैनर का यूज किए इनपुट कैसे लोगे कंसोल पे, तो उसका आंसर है इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं, वो मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दूँ। हाँ जी, हाँ, तो अभी बता के इसका, चलिए एक काम करेंगे, नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं इसके लिए, और इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। कंट्रोल एन करते हैं और अब यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं। ठीक है, और इस क्लास के साथ साथ पैकेज भी बना देते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे थे इनपुट स्ट्रीम डेमो। तो अगर मान लो मुझे बिना स्कैनर का यूज किए क्या बनाना है, इनपुट लेना है, तो इसका तरीका क्या रहेगा? तो यहां पर हम काम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर का। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं इसका नाम रख देती हूँ इनपुट इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब ये मांगता है इनपुट स्ट्रीम, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि भाई सिस्टम डॉट इन से आएगा, जैसे हम स्कैनर में करते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये यहाँ पर क्या कर सकता है, एट अ टाइम एक ही वैल्यू ले सकता है, और जो भी वैल्यू आएगी वो बाइट फॉर्म में आएगी। और अगर आप कैरेक्टर इनपुट कर रहे हो, नंबर इनपुट कर रहे हो, तो बाइट फॉर्म में ही उसकी स्काई वैल्यू उठाएगा। ओके, क्योंकि ज्यादातर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज देखो कहां पर आता है, जहां पर भी आप डाटा को अपलोड या डाउनलोड करते हो, जहां पर आपको मेल भेजना होता है किसी को, या फिर आपको कोई भी डाटा ट्रांसफर करना है थ्रू अ मीडियम। ऐसे केसेस में ज्यादातर 98% टाइम्स हम किसका यूज करने वाले हैं, जावा में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स का यूज करने वाले। ओके, तो इसी की हेल्प से हमारा सारा डेटा ट्रांसफर होता है। इसलिए ये जो क्लासेस है, सेट ऑफ क्लासेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, इसको हम समझेंगे तो हमारे लिए भी फायदा है। लेकिन फिलहाल मैं ये दिखाऊंगी कि कीबोर्ड से इनपुट कैसे आए। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पर मान लो मैंने क्या ले लिया, एक बाइट का, ठीक है, वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर चलिए आप कैर का ले लो, टाइप कास्ट मार लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक यूजर को मैसेज देते हैं एंटर कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि मैं लूप लगाने वाली, प्रेस एस्ट्रिक या फिर कोई भी साइन दे दो टू स्टॉप टू एंड स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज डाल दिया। अब डू वाइल लूप लगा देते हैं, और वाइल के अंदर हम ये लगाते हैं कि जब तक सी एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या नहीं आती, एस्ट्रिक नहीं आती, तब तक लूप चल रहा है। ओके, और फिर सी एच इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, इनपुट डॉट रीड फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, सो रीड फंक्शन आ जाएगा। अब रीड फंक्शन कहता है कि यार एक इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शन भी आ सकती है। चलो पहले तो इसको टाइप कास्ट करा देते हैं, एड कास्ट टू कार, और उसके बाद ये क्या कहेगा, भाई ट्राई कैच भी लगा लो। तो हम क्या करते हैं, अभी इस बार थ्रोज लगा देते हैं आईओ एक्सेप्शन का। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रही थी कि भाई अगर सी एच की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है, एस्ट्रिक है, तो सिस आउट कर दो, और यहाँ पर क्या करते जाओ, सी एच को प्रिंट कराते जाओ। अब आपको लगेगा कि आएगा, एक कैरेक्टर लेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करवाएगा, है ना, देख के तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये आपसे तब तक इनपुट लेगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे, और सारे के सारे कैरेक्टर्स को बफर में सेव करा देगा। ठीक है, और फिर लूप तो चल ही रहा है, तो लूप में वो